चलिए तो क्लास आज का हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। आप लोग पढ़े होंगे हमारे आसपास के पदार्थ, इसी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा ठोस, द्रव, गैस एंड इनमें से कोई नहीं। आप लोग अगर क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं तो कमेंट में लिखिए। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना क्वेश्चंस का सही जवाब दिए हैं। ऑलराइट, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा होगा ठोस। ठीक है, ठोस में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आप लोगों को बताना है पदार्थ की वैसा अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, सर्टेन होता है। ठीक है, गैस, द्रव, ठोस और प्लाज्मा। कमेंट में लिखिए जल्दी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ठोस। ठीक है, ठोस का जो आयतन और आकार जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम लोग गैस को गर्म करते हैं तो उसका जो आयतन है वो बढ़ता है या फिर घटता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें जो है गैस का जो आयतन है वो क्या होता है, बढ़ता है। ऑलराइट, गैस का आयतन क्या होता है, गर्म करने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है। दूध, रक्त, जल और मिश्र धातु। तो देखिए, दूध तो नहीं है हमारा शुद्ध पदार्थ, रक्त भी नहीं है और मिश्र धातु भी नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जल। अब जो हम लोग जल पीते हैं ये सब जल नहीं। ठीक है, जल जो है हमारा क्या होता है, शुद्ध होता है और एक ये यौगिक है। अब सब जल शुद्ध नहीं है, बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो दूध हमारा ये हो नहीं सकता, रक्त भी नहीं हो सकता और मिश्र धातु भी नहीं हो सकता, तो एक ही हम लोग जा सकते हैं, जल। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जाता है, अब इस प्रक्रिया का नाम क्या है बताइए। ठीक है, ऑप्शन है हमारा ए वाष्पीकरण, बी है हमारा ऊर्ध्वपातन, और तीसरा है निस्यंदन, और चौथा है हमारा ऑप्शन डी अपकेंद्रीकरण। नमक और अमोनियम क्लोराइड को हम लोग कैसे अलग करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। सोडियम का सही रासायनिक प्रतीक क्या है। सोडियम का सही रासायनिक प्रतीक क्या है। एस तो नहीं होता है, सल्फर होता है, ऐसा ही हमारा सिलिकॉन है। सोडियम का होता है Na। ठीक है, सोडियम का Na, और इसका संयोजकता और संयोजक जो होता है वो कितना होता है, एक होता है। और आप लोगों के एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आ देखिएगा 2, 8 और 1 होता है। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, 11 नंबर पे है, तो 11 दूना 22 एंड 1 23, कितना होता है, 23 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23। ऑलराइट, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है। ऑप्शन ए हमारा ग्राम, किलोग्राम, एएमयू या फिर
यूनिट बोलते हैं हम लोग या फिर मोल। तो परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है, SI मात्रक है, वो है AMU या फिर U हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जैसे 14U यूनिट ऐसे लिखते हैं। ऑलराइट, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु के जो नाभिक है उसका खोज किसने की है? जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, या फिर चैडविक ने, या गोल्डस्टीन ने? तो आप लोग को बता दें कि परमाणु के नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। किसने? रदरफोर्ड ने। आगे बढ़ते हम लोग। कैथोड किरणों पर कौन सा आवेश होता है? कैथोड किरणों पर कौन सा आवेश होता है? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी ऋण, कोई आवेश नहीं होता, या फिर अनिश्चित होता है। कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए देखते हैं आप लोग को। हाँ सही है, सही है। कैथोड किरणों पर कौन सा आवेश होता है? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा ऋण। कौन सा आवेश? तो ऋण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान भी होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ये सबसे हल्की गैस होता है, ठीक है। उसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज सेम, ठीक है, 1। आगे बढ़ते हम लोग। कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं है। अगर यहाँ पर मृत बोले, ठीक है, मृत कोशिका की खोज किसने की, तो हम लोग जाएंगे रॉबर्ट हुक पे। और अगर बोल दे जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो किसने किया था? एंटोन लियोन हॉक ने। ऑलराइट, एंटोन लियोन हॉक ने, ठीक है। बट यहाँ पर कोशिका की खोज की थी, बात यहाँ पर जा रहा है, इसलिए सबसे पहले जो हुआ था वो 1665 में हुआ था, वो भी मृत कोशिका का, ठीक है। और जीवित कोशिका का खोज 1674 में हुआ था, 1674 में। तो सबसे पहले वाला पर हम लोग जाएंगे, रॉबर्ट हुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बिजली का घर। हाँ, बहुत लोगों का जवाब आ रहा है ए, हाँ। जबकि गलत है। कोशिका का पावर हाउस हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, या फिर आत्मघाती, ठीक है। ऑप्शन है ए हमारा लाइसोसोम, बी है हमारा रिक्तिका, सी है हमारा केंद्रक, और डी है हमारा लवक। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। हाँ, बहुत लोगों का जवाब आ रहा है यहाँ पर, बसंत कुमार का, पम्मी का,
13 का ए। हाँ, सभी लोगों का सही जवाब है लाइसोसोम। ठीक है, आत्मघाती या फिर आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं हम लोग? लाइसोसोम को कहते हैं। वेरी गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में लचीलेपन का कारण होता है कौन सा उत्तक द्वारा? ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो हमारे उत्तक चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर 6। ठीक है, पौधे में जो लचीलापन जो होता है वो किस उत्तक के कारण होता है? ऑप्शन ए हमारा पैरेनकाइमा, ऑप्शन बी है हमारा कोलेनकाइमा, और ऑप्शन सी है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, और ऑप्शन डी है हमारा फ्लोएम। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का जवाब देते हैं। हाँ, क्यूट शॉर्ट्स का आ रहा है 14 का सी, 14 का सी। देखिए, इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा कोलन कायमा। ठीक है, कोलन कायमा के द्वारा ये क्या होता है? पौधों में लचीलेपन होता है। याद रखिएगा, कोलन कायमा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। रक्त क्या है? रक्त जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है किस प्रकार का उत्तक है? पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। उपकला को हम लोग एपिथेलियम उत्तक भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोगों के एनसीईआरटी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में यहाँ पर उपकला उत्तक नहीं बोला गया है, बताया गया है यहाँ पर एपिथेलियम उत्तक बताया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और जब भी आप लोग कमेंट करते हैं, मेक श्योर कि क्वेश्चन नंबर के साथ करें, फिर इसमें पता नहीं चलता कि किस क्वेश्चन का आप जवाब दिए। हाँ, 15 का सी, बहुत लोग बोल रहे हैं 15 का सी। हाँ, सही जवाब है 15 का सी होगा संयोजी उत्तक, क्योंकि रक्त जो है बहुत सारे पदार्थ को क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे पोषक तत्व हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं? वो संवहन करते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? संयोजी उत्तक कहा जाता है। बहुत बढ़िया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? किस उत्तक द्वारा होता है? ऑप्शन ए है हमारा फ्लोएम, बी है हमारा जाइलम, सी है हमारा रंध्र, और डी है हमारा जड़। बहुत लोगों का जवाब आ रहा है 16 का बी। इसका एक ट्रिक भी है, बहुत सारे लोग अगर कंफ्यूज हैं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, तो आप लोगों को एक ट्रिक बताया जाएगा जो हमेशा के लिए याद रहेगा। ऑलराइट, हाँ, इस सवाल का जवाब हो जाएगा सही जवाब जाइलम। देखिए, ज से जल, ज से जाइलम। ठीक है, फिर पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में कि पौधों में फूड मतलब भोजन का संवहन कौन उत्तक द्वारा होता है? ठीक है, किस उत्तक द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, एप से फूड और एप से फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, और ये दोनों हमारा संवहन उत्तक होता है। ठीक है, तो फूड को, पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको ले जाने का, पूरे पार्ट्स में ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जल को ले जाने में कौन काम करता है? तो जाइलम उत्तक करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? ये जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण जो है, वो किसने दिया? लीलियस ने, व्हिटेकर ने, अरस्तु ने, डार्विन ने। वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट इसको ले लिया गया ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, 17 का जवाब दीजिएगा। चलिए, बहुत लोगों का जवाब आ रहा है पता नहीं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था? व्हिटेकर ने दिया था। याद रखिएगा, व्हिटेकर। ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। ठीक है, व्हिटेकर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है।
ऑप्शन ए हमारा है मनुष्य, बी है हमारा अमीबा, सी है हमारा कवक और डी हमारा आम। क्वेश्चन 18 का आंसर दीजिएगा। जल्द से जल्द करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ही इजी था, अमीबा। ठीक है, एक कोश के जीव का उदाहरण कौन है? अमीबा। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जैसे मनुष्यों में 4 कोष्ठक होते हैं, दायां नीले, दायां अलिंद और बायां नीले और बायां अलिंद। ठीक है, मनुष्यों में कितने कोष्ठक होते हैं हृदय के? तो 4 कोष्ठक होते हैं। और आ देखिएगा मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठक ही होते हैं, केवल 2 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, त्वचा की बाहरी परत किस ऊतक द्वारा बनी होती है? त्वचा का जो बाहरी परत होता है वो किस ऊतक द्वारा बना होता है? ऑप्शन ए है हमारा उपकला ऊतक, जिससे हम लोग एपिथेलियम ऊतक भी बोलते हैं। पहले भी ये बता चुके हैं कि इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन बी है हमारा संयोजी ऊतक और ऑप्शन सी है हमारा तंत्रिका ऊतक और ऑप्शन डी है हमारा पेशी ऊतक। तो त्वचा का जो बाहरी परत होता है वो हमारा उपकला ऊतक, जिसे हम लोग एपिथेलियम ऊतक भी बोलते हैं, इससे बना हुआ होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए हैं फिजिक्स में। ठीक है, और अब मजा आएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? जल्द से जल्द क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, और त्वरण को हम लोग जो है ए से दर्शाते हैं और ये बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। ये बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। और त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ देखिएगा, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, त्वरण। चलो आगे बढ़ते हम लोग। दूरी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, न्यूटन, जूल, वाट। इससे हम लोग 4 क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए, न्यूटन जो होता है वो फोर्स का होता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और जूल जो होता है वो कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है। और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, और वाट जो होता है वो हमारा शक्ति का होता है। किसका होता है? शक्ति का। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और न्यूटन जो होता है वो बल का होता है, बल का। ठीक है, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? हमारा मीटर हो जाएगा। और विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसका वेग होगा। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसका वेग क्या होगा? 23 नंबर का क्वेश्चन, जल्द से जल्द जवाब दीजिए। 23 का बी शिवम का आ रहा है, 23 का बी सही जवाब। बाकी लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। नंदनी का भी आ रहा है 23 का बी। आयुष का भी आ रहा है 23 का बी। हाँ देखिए, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसका वेग क्या होगा? 0।
शून्य होगा। ठीक है, वेग कहने का मतलब है चाल, स्पीड। जब वो विरामावस्था में है तो क्या कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड होगा, 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन रहा है, चाल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह मीटर पर सेकंड होता है, और वेग का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। चाल और वेग में अंतर क्या है, बस सिंपल सा अंतर है, चाल में दिशा नहीं होता है और वेग में एक निश्चित दिशा की बात होता है। ठीक है, बस सही अंतर है। चाल हमारा अदिश राशि है और वेग हमारा क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी केल्विन एंड ऑप्शन डी वोल्ट। तो बल का एसआई मात्रक हम लोग पहले भी बात किए हैं, बल का एसआई मात्रक हमारा क्या है, न्यूटन। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग। जड़त्व का गुण किस पर निर्भर करता है? आप लोग पढ़ेंगे जड़त्व का नियम न्यूटन फर्स्ट लॉ में। ठीक है, बल के प्रथम नियम में या फिर गति के प्रथम नियम में आप लोग पढ़े होंगे जड़त्व। ये जो है किस पर निर्भर करता है, वेग पर, द्रव्यमान पर, त्वरण पे या फिर आयतन पर। देखिए आप लोग को बता दें, जड़त्व का जो गुण है वो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। किस पर, द्रव्यमान पर। कोई भी वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका उतना ही क्या होगा, जड़त्व होगा। याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका जड़त्व भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, संवेग का मात्रक है। संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है एम बी। एम हमारा क्या है, मास, मास का एसआई मात्रक होता है केजी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी। और वेलोसिटी का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये हमारा नहीं होगा, न्यूटन मीटर भी नहीं होगा और जूल पर सेकंड भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। 26 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हम लोग। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, पास्कल ने। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया। किसने? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, न्यूटन। 27 का बहुत लोग सी मार रहा है, गैलीलियो। नहीं नहीं, गैलीलियो ने नहीं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था। ठीक है, 27 का क्या होगा, 27 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? वैसे हम लोग जानते हैं कि जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, जी का मान गुरुत्व बल का। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है केंद्र पर, जो केंद्र है उस पर जी का मान कितना होता है। देखते हैं ये सवाल का जवाब कितने लोग जानते हैं। 28 का ए मार रहा है, 28 का ए, 28 का बहुत लोग बी मार रहे हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो मान होता है वो शून्य होता है, जीरो। कितना होता है, शून्य, जीरो, बी। ठीक है, बाकी जगह अगर बोला जाए तो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना गुना है? चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी के भार पर, भार के तुलना में वो कितना होता है? तो चंद्रमा पर अगर पूछा जाए तो कितना होता है, 1/6। पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 1/6। चलो आगे बढ़ते हम लोग। दाब का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है हमारा पास्कल, ऑप्शन बी न्यूटन, जूल, वाट।
तुम सभी लोग जानते हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का अगर पूछा जाए फॉर्मूला तो क्या होगा? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल बटे में आ जाएगा हमारा, और लगने वाला बल है ना, तो बल बटे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। पी से प्रेशर होता है, प्रेशर मतलब दाब, और एफ से बल होता है, और एरिया को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। तो पी बराबर क्या होता है? एफ बटे ए। ठीक है, लेकिन ये पास्कल नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, जिसकी वजह से क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो इसका ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति, ऊर्जा, बल और त्वरण। देखिए बल नहीं होगा, जो पढ़े होंगे साइंस इसको पता होगा, क्लियर होंगे वो कि बल और त्वरण तो नहीं होगा। कंफ्यूजन होता है शक्ति और ऊर्जा में, क्योंकि दोनों एक ही जैसा होता है। आज आप लोग याद रखिएगा, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा होगा तभी ना हम लोग कार्य कर पाएंगे। तो क्षमता जो होता है वो ऊर्जा से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। अगर कार्य करने की दर को पूछा जाए तब हम लोग क्या मारेंगे? शक्ति में मारेंगे। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, बट कार्य करने की क्षमता पूछा जाए तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग 32वां नंबर क्वेश्चन। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या फिर 10⁵ जूल, या फिर 100 जूल, या फिर 1 जूल। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन, 32 का बहुत लोग सी मार रहे हैं, 1000 जूल। 32 का बी मार रहे हैं, 32 का सी मार रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। बहते पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? अगर पानी बह रहा हो तो उसमें कौन सा ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो विद्युत परमाणु नहीं होगा, स्थितिज या गतिज में ही होगा। तो बह रहा है इट मीन्स वो एक मोशन में, एक गति में। ठीक है, और गति में से जो ऊर्जा निहित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा नहीं। इसके लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग को हाइट की जरूरत होता है। ठीक है, किसकी जरूरत होता है? हाइट की जरूरत होता है। ठीक, यहाँ पर हाइट का बात नहीं किया जा रहा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा, 33 का बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्वनि संचारित होती है या फिर हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में, या फिर तीनों में? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सवाल है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। जल्द से जल्द कीजिए। 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौतीस का बहुत लोग डी मार रहे हैं, और हाँ सही हो जाएगा। ध्वनि हम लोग तीनों में संचारित कर सकते हैं, ठोस में भी, द्रव में भी, और गैस में भी। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। मनुष्य का श्रोता का प्रायस कितना है? 20 हर्ट्ज से, पहले बता लेते हैं, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या फिर 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, या फिर 20 हर्ट्ज से ऊपर, या फिर 20 हर्ट्ज से कम। तो आप लोग याद रखिएगा कि मनुष्य का जो सर्वोत्तम प्रायस जो है वो कितना है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हम लोग। सोनार में उपयोग होता है, सोनार में उपयोग होता है प्रध्वनि तरंगे, अश्रव्य तरंगे,
रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे। जल्द से जल्द जवाब दीजिए इसका। सोनार में उपयोग होता है, 36 का जवाब दीजिए, 36 का ये। सोनार में उपयोग जो होता है वो क्या होता है, प्राध्वनि तरंगे। कौन सा तरंगे, प्राध्वनि तरंगे। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग। मलेरिया का कारक सूक्ष्म जीव है। मलेरिया जो होता है हम लोग को, ये आप लोग को पता होगा, एक होता है मलेरिया और एक होता है डेंगू। एक होता है मलेरिया और दूसरा होता है डेंगू, ठीक है। डेंगू होता है मादा एडिस मच्छर से काटने से, मादा एडिस। और मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, प्रोटोजोआ होता है या फिर किस कोई और होता है, ये आप लोग जवाब दीजिएगा। बहुत लोगों का जवाब आ रहा है 37 का सी, 37 का सी। हाँ सही जवाब है। मलेरिया का जो कारक सूक्ष्म जीव जो है वो कौन है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के द्वारा ही मलेरिया होता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एड्स किसके कारण होता है, एआईडीएस जो एड्स होता है वो किसके कारण होता है, वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, कवक द्वारा, मच्छर के काटने से। एड्स जो होता है, एचआईवी जो होता है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया कोई सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं होता है, ना ही कवक द्वारा और ना ही मच्छर के काटने से होता है, ये वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है। एड्स जो होता है वो वायरस के द्वारा फैलता है। 38 का ए होगा, आयुष का आ रहा है। 38 का बी नहीं बाबू, 38 का बी नहीं होगा, 38 का ए होगा, वायरस, ठीक है। वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक। एड्स जो है वायरस के द्वारा फैलता है। एड्स हो गया, एचआईवी हो गया, ये वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, ये क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी है। पेनिसिलिन क्या है, वैक्सीन है, एंटीबायोटिक है, विटामिन है या फिर हार्मोन है। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलिन ही था, ठीक है। तो पेनिसिलिन क्या है, एक वैक्सीन है या एंटीबायोटिक है या फिर विटामिन है या फिर हार्मोन है। ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। 39 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है। आगे बढ़ते हम लोग। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, 21%, 78%, 0.03%, 1%। तो ये बहुत इजी है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितना है, 78%। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद फिर ये हमारा O2 है, ऑक्सीजन है, और ये हमारा कार्बन कार्बन, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारा नाइट्रोजन होता है 78%। आगे बढ़ते हम लोग। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है, ओजोन जो होता है जो क्षति पहुंच रहा है वो उसका मुख्य कारण क्या है, CO2, CH4, CFC और N2। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है, CO2, CH4, CFC, N2। ये नाइट्रोजन हो गया, ये हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये मीथेन हो गया, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है CFC के द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड भी है लेकिन सबसे ज्यादा अगर बोला जाए तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 41 का हमारा सी हो जाएगा। हाँ बहुत लोगों को इसका जवाब पता था। वेरी गुड, वेरी गुड। अरुण का भी सही जवाब आया, आयुष का भी और नंदनी का भी। क्वेश्चन नंबर 42 है, ग्रीन हाउस गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैस जो है
हमारा कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन तो है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, और हाइड्रोजन भी हमारा नहीं है। ग्रीन हाउस गैस जो है वो हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CH4 हो गया, CFC हो गया, ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। दूध उत्पादन में वृद्धि जो होता है किसके द्वारा, कौन से क्रांति द्वारा? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और पीली क्रांति। दूध उत्पादन में जो वृद्धि हुआ श्वेत क्रांति के द्वारा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। खरीफ फसल का उदाहरण है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है यहाँ पर खरीफ में और रबी में। रबी छोटा है खरीफ से, छोटा क्या है खरीफ से, और हम सभी को पता है कि फसल को उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होता है। इसकी पानी की आवश्यकता होता है। देखिए ज्यादा कौन सा बड़ा है, खरीफ है, तो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगा खरीफ फसल को उगाने के लिए, ठीक है। और रबी फसल को उगाने के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गेहूं है, चना है, धान है, सरसों है। तो देखिए चना हम लोग जानते हैं कि विंटर सीजन में उगता है, इसको उगाने के लिए ज्यादा अधिक पानी की जरूरत नहीं पड़ता है, ये नहीं होगा। सरसों को भी उगाने के ज्यादा उगाने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होता ज्यादा। गेहूं को भी उगाने के लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मधुमक्खी पालन है, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। जो कीट पतंगों को जो पाला जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत लोगों को इसका तो इसके बारे में पता भी था, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोग को बता दें कि कितने सेल हैं, के, एल, एम और एक एन। 4 सेल होते हैं, इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18 होता है, इसमें 32 होता है, ठीक है। 2, 8, 18, 32। तो एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 18। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, शिवम का भी सही जवाब आया, नंदनी का भी सही जवाब आया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पम्मी है, वो सब का जवाब नहीं आ रहा है। आयुष का 46 का एफ बोल रहे हो। आयुष, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आगे बढ़ते हैं लोग। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु क्या कहलाते हैं, समस्थानिक, संभारिक, अपरूप, समायोगी। देखते हैं ये इस सवाल का जवाब कितने लोग जानते हैं, 47 का। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु, ठीक है, ये क्या कहलाता है, समस्थानिक, संभारिक, अपरूप, समायोगी। इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, संभारिक, ठीक है। जिसका द्रव्यमान समान हो लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले अगर परमाणु हो तो वो क्या कहलाता है, समभारिक कहलाता है, समभारिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जड़त्व का नियम कहलाता है न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम। देखते हैं 48 के कितने लोग का जवाब आता है। बस और 2 क्वेश्चन हैं इस सवाल के बाद। जड़त्व का नियम क्या कहलाता है, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर गुरुत्वाकर्षण नियम। 48 का ये, 48 का ये। हाँ, तो जड़त्व का नियम क्या कहलाता है, न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। जी का मान कितना होता है, ये जो जी है स्थिरांक,
उसका मान कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब नहीं आ रहा, जल्दी जवाब दीजिए। 49 का, 49 का। 49 का जी का मान है कितना है, कितना होता है जी का मान? 49 का बी, 49 का बी। देखो बाबू, एक छोटा सा जी होता है, ठीक है, जो एक गुरुत्वीय बल है। और जी जो होता है ये हमारा स्थिरांक है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे एफ बराबर, जब दो पिंड पिंड के बीच में जब फोर्स जो लगता है, दो वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लगता है उसको निकालने के लिए आप लोग पढ़े होंगे जी M1 इंटू M2 बटे में डी स्क्वायर। और ये जो जी जो आया था, जी वो स्थिरांक के रूप में आया था, जब हटा था, ठीक है। यहाँ पर जो डी है वह इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एफ जो है 1/d², ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद्युत कर्मानुपाती है। जबकि जो हमारा दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, M1 इंटू M2, ठीक। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है छोटा जी और बड़ा जी में अंतर है, ठीक है। ये छोटा जी अगर रहता तो ये इसका मान क्या होता, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता। शंकर का जवाब आ रहा है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा माइनस में, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और याद रखिएगा जी का जो है स्थिरांक, जो है गुरुत्वीय स्थिरांक जो है, इसका बहुत बार एसआई मात्रक भी पूछ दिया गया है। तो याद रखिएगा जी का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है ये वाला, ठीक है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग को पिछले क्वेश्चंस में भी इसका बताया गया था। शक्ति जो होता है वो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे में समय, कार्य बटे में समय, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और समय का एस होता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो जूल पर सेकेंड होता है, बट शक्ति का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या होता है, वाट होता है, ठीक है, वाट। दूसरा अगर पूछ दे तो क्या मारिएगा, जूल पर सेकेंड, ठीक। तो ये रहा आज का लेसन हम लोग का, क्लास 9th का। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगला जो वीडियो जो चाहिए लाइव, वो किस सब्जेक्ट का चाहिए और किस चैप्टर का चाहिए, ठीक है। आप लोग ये चीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी नए जुड़े हुए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है और एग्जाम के बाद भी ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब्स आप लोग कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव जाएं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलराइट, चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।